नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, आपका इंडिया टीवी में स्वागत है। अच्छी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हमारे साथ हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री और यहाँ के एमएलए दोनों भी हमारे साथ हैं। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या लग रहा है मतलब कहाँ तक जा रहा है ये मामला पूरा? कौन सा? जो कॉन्फ्लिक्ट बना है, थोड़ा-सा तनाव बढ़ रहा है। देखिए, हम तो इसे एक परोक्ष युद्ध की संज्ञा देते हैं। जी। पारंपरिक युद्ध में लगातार चौथी बार 1999 में जब पाकिस्तान की हार हुई, तो उसे समझ आया कि कन्वेंशनल वॉर में भारत के साथ जीत नहीं सकता। हुँ, इसलिए एक थाउजेंड कट्स की एक थ्योरी लाके जगह-जगह पे भारत में अशांति पैदा करके जिस तीव्र गति से, जिस स्पीड से भारत इकोनॉमिकली या मिलिट्रीली जिस तरीके से ग्लोबल पावर बन रहा है, उसको रोकने के लिए अनेकों प्रयास चल रहे हैं। और इस पाकिस्तान के इस अनेकों प्रयासों की थ्योरी में एक बहुत बड़ा जो कम्युनल अटैक, जिसे मैं जेनोसाइड कहता हूँ। अच्छा आप जेनोसाइड कह रहे हैं इसको? यस, डेफिनेटली इसमें कौन सी शक है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी का नाम पूछ के किल करना, ये जेनोसाइड नहीं तो और क्या है। तो जेनोसाइड, इसको मैं कहता हूँ, ये अटैक ही नहीं था, ये जेनोसाइड था। तो इसको जो अंजाम दिया, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये इस प्रक्रिया का अंत अब एक दिशा की तरफ चल पड़ा है, अच्छा। जो प्रक्रिया पाकिस्तान ने शुरू की थी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो दृढ़ इच्छा शक्ति भारत सरकार की इस वक़्त है, और जो प्रस्तुत भी की है लगातार टीवी चैनल के माध्यम से, या पाकिस्तान जो घबराया डरा हुआ है, तो ये सीधे सीधे संकेत है कि टाइम आ चुका है इस आतंकवाद को, और विशेषकर इस परोक्ष युद्ध को, हुँ, इस इनडायरेक्ट वार को जो एक कंट्री के साथ चल रही है, इसका समापन हुआ। तो क्या समापन आप क्या देख रहे हैं? सीधा अटैक करना है, नॉन कन्वेंशनल वॉर करना है, स्ट्रैटेजिकली जाना है, क्या करना है? देखिए, हम सब लोग, विशेषकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम एक अटूट विश्वास रखते हैं अपने प्रधानमंत्री, अपनी भारत सरकार में। और जिसे कहते हैं कि लास्ट ट्रुथ, अंतिम सत्य, हमारे नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इसलिए हम एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते टैक्टिकल, स्ट्रेटजिकल ऐसी कोई भी शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। इट इज़ ऑल अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेंगे। और हम सिर्फ इतना कहेंगे, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, आम नागरिक भारत का होने के नाते, हर व्यक्ति को इस वक्त नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। आतंकवाद पे कड़ा प्रहार होगा, ये आदरणीय अमित शाह जी ने यहाँ पे आके भी कहा, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आतंकवाद पे एक कड़ा प्रहार होके, एक जिसे मैं मानता हूँ अंतिम प्रहार होगा, ताकि ये आगे आने वाले समय के लिए ही समाप्त हो। उस प्रकार की एक अपेक्षा हमें इस सरकार से है। देखिए 2 शब्द कहे प्रधानमंत्री जी ने। एक तो कहा है कि हमने आर्मी को पूरी छूट दे रखी है। दूसरा जिसका विश्लेषण चल रहा है कि हमारे पास लक्ष्य बड़ा है, समय कम है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लक्ष्य जिस प्रकार से 2047 में हमने कहा कि विकसित भारत हम बनाएंगे, दैट मीन्स कि ग्लोबल पावर भारत होगा। 2029 तक हम भारत को सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाने के लक्ष्य में है। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, समय हमारे पास कम है। 22 साल टोटल हमारे पास है, जिसमें हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। और इसमें जो हमें अभी हर्डल्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से ये अटैक होने की वजह से हमारा जो लक्ष्य है उसमें कहीं न कहीं स्पीड में कमी आती है। तो ये डेफ़िनेटली प्रधानमंत्री जी की तो चिंता है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, और इस लक्ष्य को हासिल करते-करते जिस पथ पे, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, तो उस मार्ग पे जिस प्रकार की हमारी समस्याएँ, दुश्वारियाँ आ रही है, उस लक्ष्य को भेदने में हमारा समय ज़्यादा उसमें वेस्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं वो लक्ष्य हमारी आंखों के सामने केंद्रित है, और उस लक्ष्य में जो हमारी समस्याएं हैं, इसलिए मोदी जी का एक स्पष्ट संकेत था कि एक बार इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ के फेंकें, मिट्टी में मिला दें, ताकि हम लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें।
और जो आर्मी को फ्री हैंड देने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, आर्मी को तो हमेशा फ्री हैंड होता है, ऐसा नहीं कि लेकिन आर्मी को, लेकिन लेकिन परिस्थितियों के अनुसार और राजनीतिक जब कॉल जब लेना होता है आपको। जब यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएँ घटी है और पूर्व में जिस भी पार्टी की सरकार रही है, तो आर्मी को बहुत मुझे लगता है कि कंटेन करके रखा था। लेकिन आज परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक इच्छा शक्ति प्रकट की है और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ बैठक करके, सीडीएस के साथ बैठक करके जब ये बात बाहर आई कि सेना को खुली छूट है, इसका ये स्पष्ट संकेत है कि किसी भी प्रकार की आपत्ति से निपटने के लिए आपको कोई राजनीतिक बंधन रोकेगा जी, नहीं, ये संकेत मैं है। आप दोनों से एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि मैं एनआईए के जो प्रमुख हैं, उनसे थोड़ा-सा ऑफ रिकॉर्ड मैंने बात भी की है, लेकिन मैं कैमरे के ऊपर वो नहीं कहना चाहता हूँ। जो लोकल सपोर्ट वाली जो बात है, वो अब धीरे-धीरे सामने आ रही है। देखिए, कोई भी इतना बड़ा जो ये सानिया हुआ है, तो ये बात तो ओवर ग्राउंड वर्कर्स जो हैं और पिछले 35 साल से ऑलमोस्ट 36 ईयर हो गए हैं, तो ये प्रॉक्सी वॉर जो है हमारा नेबर कंट्री जो है, और कहीं ना कहीं ये बात तो है, सपोर्ट तो है। और किसी ज़माने में तो उसकी जो रेशो थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप 2019 के बाद अगर आप देखेंगे हुँ, तो मिलिटेंट टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आप देखेंगे ग्राफ बहुत नीचे आया है। और 20 साल के बाद ये इस किस्म का सानिया यहाँ पेश आया है, तो उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है जब लोकल सपोर्ट नहीं होगी। हुँ, लेकिन इन टोटलिटी सबको नहीं आप करेक्ट। कह सकते हैं। हुँ, यहाँ अमन चैन से रहने वाले लोग भी हैं, और आप देख रहे हैं कि कितनी आज रौनक थी इससे पहले। हुँ, 22 तारीख से पहले कितनी रौनक थी बहुत यहाँ भीड़ पे। थी यहाँ पे। और आज जो ये लोग हैं, और जिस तरह से 78 साल में पहली बार, 40 साल से मैं भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, यहाँ इससे भी बड़े बड़े मसक्कर हुए, एक किलिंग भी हमारे लिए मायने रखती है, लेकिन वो उस किस्म का प्रो इंडिया और एंटी टेररिस्ट या एंटी पाकिस्तान भी या कहिए। एंटी पाकिस्तान मैं कह सकता हूँ। टेररिस्ट तो वहाँ से ही आते हैं, ट्रेन भी वहाँ से आते हैं, हुँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी वहाँ से ही मिलती है। तो पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग, और खसूसन तौर पर कश्मीर प्रोविंस के लोग, तमाम हमारे मुसलमान भाई जो हैं, वो विरोध खुल जताया। के विरोध उन्होंने जताया है। और इस जो ये इस किस्म का इन्होंने कृत किया है, उसको उन्होंने विद वन वॉइस उसको कंडेम्ड भी किया है। ठीक है, उन्होंने तो जवाब दे दिया लेकिन लोग साथ में हैं, मिलिट्री प्रिपेयर है, तो अभी क्या करना चाहिए? ये तो मुझे लगता है ये हमारी डोमेन नहीं है, ये भारत सरकार की डोमेन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, आज वर्ल्ड में टॉलेस्ट लीडर है हमारा, और उनको सब लोग जो हैं वही मान सम्मान देते हैं। हुँ, हम तो उनके सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, और फिर इस राष्ट्र के नागरिक हैं। और जम्मू कश्मीर हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। हुँ, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन शोल्जर हैं हम। तो ये डोमेन उनकी है। मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा है, और उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ, 1952 से लेके जो भी एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, एक एक करके हुँ। उन्होंने उसको जमीन धरातल पर उतारा है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, चाहे वो पीओजे के हो या और कुछ हो। तो वो पीओजे के तो जम्मू कश्मीर का है, और पाकिस्तान में जो उनके अंदरूनी हालात भी हैं, उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये बात, बल्तिस्तान में देखें आप, वजीरिस्तान में आप देखें, सिंध आपको पता है पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो पंजाब थोड़ा सा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा कुछ होगा, और फिर एक युग परिवर्तन हो रहा है। मैं एक बड़ी बात करने अच्छा, जा रहा युग हूँ, परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन हो रहा है। पहली बार तीन जो पिलर होते हैं समाज के, एक तो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है, और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। और तीनों जो हैं वो समतल होके चल रहे हैं। तो ये युग परिवर्तन है भारतवर्ष के लिए। और 2047 2047 जो है, भारत जो है वो इन तमाम चीजों में सक्षम होगा, और विश्व की जो तीन बड़ी ताकतें हैं उनमें नंबर वन होगा। चलिए लीडर ऑफ अपोजिशन से मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो मंत्रीवन वगैरह बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं छोटी शुरुआत होगी लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा होगा। देखिए, मैं दोबारा से कहूँगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
अधिकृत है इसके लिए कोई भी जवाब देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की इन गीदड़ बकरियों को आपने पहले भी देखा होगा, खुद बिखरा पड़ा हुआ पाकिस्तान, वहाँ नज़दीक में अफ़गान तालिबान उसके परेशान कर रहा है, यहाँ पे पीओजे में रोज़ उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अ, मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे इकोनॉमिकली बोले, चाहे सैन्य दृष्टि से बोले, तो मैं फिर कहूँगा कि आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान की वस्तुस्थिति इस वक़्त पूरा विश्व जानता है, उनकी क्या हालात हैं। लेकिन यदि इस संदर्भ में जो पर्टिकुलरली 22 अप्रैल के बाद हुआ है, इस संदर्भ में जो भी पाकिस्तान के विषय में, या जिसे हम दुश्मन कंट्री मानते हैं, इसमें कोई आधिकारिक कोई ऑफिशियल मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। इसके लिए स्पष्ट रूप से, जब इतना संवेदनशील समय है और संवेदनशील इशू है, तो इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या डिफेंस मिनिस्ट्री जो रोज़ वक्तव्य भी देते हैं, हमारा उचित नहीं बनता हम इस पे कोई बात करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हाउस में भाषण किया उसकी भी देश में बहुत बड़ी चर्चा हुई और बाद में ये भी स्टेटमेंट आया कि जो निरपराध लोग हैं उनको इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहीं पे भी निरपराध लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ठीक स्टेटमेंट दी, उसमें कोई वो दोहरी कोई बात उन्होंने नहीं की। वो जो और भाषण भाषण में जो उनने बात कही कि इस वक्त हम दुख में हैं, कंडम करते हैं, पाकिस्तान के इस आतंकवाद को कंडम करते हैं, बहुत अच्छी बात की। लेकिन निरपराध के लिए तो सारा इस वक्त मानव जाति चिंतित है। निरपराध तो यहाँ पे जिन पर गोलियां बरसाई गई वो निरपराध थे, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाया गया नाम पूछ पूछ के। तो कहीं न कहीं पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों ने संयम दिखाया है। अन्यथा जिस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटती है, उस क्षेत्र के विरुद्ध विरोध होता है। लेकिन कहीं पे भी पूरे भारत में जिस प्रकार से एक धैर्य और संयम का प्रदर्शन भारतीयों ने किया है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि कहीं पे भी भारतीय लोग जो है वो निरपराध लोगों के किसी कष्ट के पक्ष में नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अप्रीहेंशन जाहिर की, मुझे लगता है कि आज 7-8 दिन हो गए इस हादसे को, 10 दिन हो गए हैं। कहीं पे भी पूरे देश में इस प्रकार का कोई भी विरोध नहीं हुआ जिससे निरपराध लोगों को कोई कष्ट हो। ये ज़रूर है कि पूरे भारतीय लोग जो है इस वक़्त भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास रखे हुए हैं कि इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की जो संकल्प की बात उन्होंने कही है, उसका इंतज़ार है। और ज़रूर गलती हमारी भी हुई, हमने जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसी को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मीटिंग में भी वो बात आई और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना। उस पे मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ जी। कि गलती कहाँ पे हुई, वो इंक्वायरी कभी होगी तो वो पता चलेगा। अ, ये आतंकवाद इस तरीके से फैला हुआ है, मतलब, और इनकी जो कार्यप्रणाली है, जो करने का जो इनका तरीका है, तो एक चोर जिस तरीके से एक दरिंदा, चोर दरिंदा होता है ना, मतलब मौका देखना, उस प्रकार से इन्होंने मौका देखा। अदरवाइज़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस प्रकार से यहाँ पे बलिदान दिया है कश्मीर में, आप देखें ना कहाँ-कहाँ से, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से यहाँ पे आके हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ की पुलिस दिन-रात मेहनत करती है। तो मैं सीधे-सीधे स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कोई लैप्सेस की तो बात नहीं करूँगा। ये जाँच का विषय है, जाँच के बाद क्या सामने आएगा, उस पे टिप्पणी कर सकते चलिए, हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। थैंक यू। नहीं, मेरा आखिरी सवाल है। मैं भी 10-15 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। जब आर्टिकल एबॉलिश हुआ था तब भी इसी दिन मैं यहीं पे चौक पे था, फिर अगले साल आया। ये जो किया गया है वो क्यों किया गया है? उसमें इकोनॉमिक्स कितना जुड़ा है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हमारी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो टूरिज्म पे है, जी। चाहे वो पिलग्रिम टूरिस्ट है या टूरिस्ट है। और खासकर कश्मीर प्रोविंस में अगर आप देखेंगे, बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है। लेकिन बाकी जो टूरिस्ट है, और मुझे लगता है कि इस बार 70,000 से ज़्यादा पिछले साल में फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आया है। और ये जो हमारी पूरी इकॉनमी जो है और जो लाइवलीहुड है जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर प्रोविंस की, वो टूरिस्ट पे डिपेंड करती है। तो दे वांटेड टू कट इट डाउन। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये भी बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसकी सजा उन लोगों को मिलेगी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. एक छान असा चौपाल, एक व्यवस्थित, विस्तृत असं विश्लेषण तुम्ही ह्या लाल चौकातनं बघत आहात. मला पूर्ण खात्री आहे की इतक्या खोलवरचं विश्लेषण
तुम्हाला NDTV मराठीशिवाय कुठेही पाहता आलेलं नाहीये किंवा पाहणार नाहीये. पाहत राहा NDTV मराठीचं हे संपूर्ण विश्लेषण. युद्ध होणार का? की काही मर्यादित स्वरूपामध्ये भारताकडून पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर दिलं जाईल आणि आपल्या सेंटरवरती असेल ते हे ठिकाण. कॅमेरामन प्रतीक जाधवसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, लाल चौक, श्रीनगर.